अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं हमारे रीजन में और ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से भी, रीजन के हवाले से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको आपको पता है हम आपका जो एक हमारा हफ़्ते का प्रोग्राम होता है मार्शल कबीर काक साहब के साथ, उसको हम ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से कि जो भी चीज़ें चल रही होती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने उनका तज्ज़िया पेश करें। लेकिन सबसे पहले आज हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे। ये कि मतलब हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, उनको हमारी ज़िंदगी में जो इनका एक बहुत बड़ा रोल है, उसको आज एक्नॉलेज करने का दिन है और इसी वजह से मैं चाहूँगा कि आज हम हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे को उसी तरह सेलिब्रेट करें जिस तरह की औरतें हमारी जो हैं वो कर रही हैं। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है कि आपको पता है कि एक फ्रीडम हाउस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रिलेट करता है अपने आप को, अमेरिका का थिंक टैंक है। मैंने विजिट किया था इसको चंद साल पहले। इट्स अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है इंडिया को और ये कहा है जी कि इंडिया जो है वो अब पार्शली फ्री है, इट्स नो मोर अ फ्री कंट्री। अब ये बहुत बड़ी बात की है उन्होंने। इसका जरा तजिया करेंगे। दूसरा, म्यांमार में आपको पता है, जिसको हम बर्मा भी कहते थे, उसमें मसाइल जो हैं वो घटने की बजाय बढ़ते चले जा रहे हैं। और साथ-साथ हमने देखा है कि एक दिन का विज़िट किया है बांग्लादेश का जयशंकर साहब ने, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के। और साथ-साथ एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट जो आज हुई है, वो ये है कि चाइना ने हाथ बढ़ाया है दोस्ती का भारत की तरफ, और वो भी उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने। तो इसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। एयर मार्शल साहब, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आज़ूर, प्लेज़र कैसे टू हैं बी जी? विद यू अगेन। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जी। जी, जी। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं फ्रीडम हाउस की जो रिपोर्ट आई है। बड़ी डैमिंग किस्म की रिपोर्ट है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि भारत को उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है फ्री से पार्शियली फ्री। पहले एज पे थे, लेकिन थोड़ा-सा अब ये है कि उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर डाल दिया है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है ये रिपोर्ट? नहीं, उससे पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ यौम खातून ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इससे बढ़कर मैं क्या पॉइंट आपको दे दूँ कि हमारे किसानों की एजिटेशन जो शुमाली हिंदुस्तान में पिछले 100 दिन से जारी है, 100 दिन, और उसमें ख़वातीन के किरदार जो रहा है बहुत अहम रहा। वो पूरा एजिटेशन बैक एंड का जो कुछ भी होता है वो ख़वातीन के हाथ में है। आप म्यांमार में जाएँ, हम उस पे ठीक तरह से बात करेंगे। वो एजिटेशन, वो प्रोटेस्ट, वो एहतिजाज जो चल रहा है, ख़वातीन लेड है। आप थाईलैंड में देख लीजिए, अभी भी कभी-कभी वो प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। ये अभी तक पिछले 6-7 दशकों में ये काम नहीं होता था। तो ये क्या दिखाते हैं, ख़वातीन मर्दों के दरवाज़ों पे खटखटा रहे हैं कि देखिए हमारे उतने ही हकूक़ हैं जितने आपके हैं। तो मेरे ख़्याल में ये पहली रिएक्शन बहुत ही एक अहमियत रखती है। जहाँ आपके डेमोक्रेसी डाउनग्रेड की बात की है, नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सन 75 में भी डाउनग्रेड हुआ था जब इमरजेंसी लागू अच्छा। अ, फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री, मतलब कुछ-कुछ आज़ाद। तो ये भी एक इशारा है कि हिंदुस्तान को फ्रीडम हाउस कह रहा है कि आप कहीं इमरजेंसी के रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। ये बहुत अहमियत रखता है। हाँ, यानी इस ये पर एक कुछ किस्म की वार्निंग है, वार्निंग है एक किस्म वो इंटरनेशनल सिस्टम बैनुल अक़वामी मामलों में इशारे ही काफ़ी होते हैं। कोई लिखित नहीं आता है, कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है। तो मैं की। संक्षेप में जल्दी-जल्दी से आपको, आपके नाज़रीन के सामने पहला है कि जो फ्रीडम हाउस जिसके आपने ज़िक्र किया, आप हो भी आए हैं, वहाँ पे बड़ी क्रेडिबिलिटी है सारे हाँ, आलम में। बहुत ज़रूर। वही फ्रीडम हाउस जिसकी अमेरिका की फंडिंग है, वो सबसे ज़्यादा मुखालफत अमेरिका की करते हैं। इसी रिपोर्ट में उन्होंने अमेरिका के बारे में कहा है कि एक बहुत ही खतरनाक रास्ता जो अमेरिका ने निभाया है 6 जनवरी को, जब कैपिटॉल, वहाँ पे जो पार्लियामेंट की मतलब समम बोनम है पार्लियामेंट का, वहाँ हमला किया है अमेरिकनों ने, चीनियों नहीं, रशियंस ने नहीं।
तो चीन के खिलाफ भी है। हमें तो ये कहा गया है कि देखिए, जो आपका दर्जा था वो हमने उतारा है। ये अहमियत ये भी है कि उसी दिन ये रिपोर्ट निकाली गई है जिस दिन हमारी अदालती मुदख़ाबात एक तरीके का इंटरवेंशन हुआ है हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब के, या जो उसके खिलाफ अर्जी आई थी कि उनकी जो 180 जो 370 को एक तरीके से तौसीक करना, रेवोकेशन करना, वो एक बगावत है। उसने जजों ने उसको बिल्कुल माना नहीं है। तो कि जो माना ये नहीं। भी बहुत अहमियत रखता है। तीसरी बात जो ये है कि पिछले 3 सालों से हमारा दर्जा कम किया गया है। 77 से 71 के बाद 67 पे पहुँचे हैं। मगर कहा क्या है? इसमें मैं कुछ बहस करूँगा, मगर ये कहा है कि जो सियासी हकूक हैं और जो शहरी आज़ादियाँ हैं, उन पे एक बड़ा नेगेटिव एक तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि पिछले 7 सालों से उन्होंने 2014 की बात की है जब से मोदी सरकार आई है। ये जो सियासी हकूक हैं या शहरी आज़ादियाँ हैं, ये बिगड़ते जा रहे हैं पिछले 7 सालों में, क्योंकि दबाव डाला जाता है, ज़्यादा ही ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि वो इल्मी हों, एकेडमिक्स हों, वो जो जर्नलिस्ट हों, मीडिया हो, उन पे दबाव जा रहा है कि और ये भी कहा है कि जो हिंदुस्तान एक सारे आलम में एक नरम ताकत का सबसे ऊँचा दर्जा उनके पास था, वो या डिक्लाइन हो रहा है, उसकी कमी होती जा रही है। और इसके साथ सबसे बहुत अहम बात जो की है, मोटी-मोटी बात ये है कि जो हिंदुस्तान एक चैंपियन होना चाहिए था कि जो फ्रीडम्स का। तहक़्क़ुक़ पसंदी मतलब अथॉरिटेरियनिज़्म के खिलाफ एक चैंपियन करना होना चाहिए था, काउंटर वेट था अथॉरिटेरियन इन्फ्लुएंसेस के, तो जैसे चीन की बात की है, मगर हिंदुस्तान की सरकार और उनकी जो रियासतें हैं, जिस पार्टी की रियासतें रूलिंग पार्टी की रियासतें हैं, वो खुद ही हिंदुस्तान को अथॉरिटेरियनिज़्म के रास्ते पे ले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्रिटिसिज़्म हो नहीं सकता है, एक रिस्पेक्टफुल मुल्क के लिए। मैं 6-7 क्विक पॉइंट्स बताऊँगा, लिखा क्या है जी, रिपोर्ट में। पहला प्लीज़ है गो अहेड। कि आप क्रैक डाउन कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स को, जो कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो एक माइनॉरिटीज़ के खिलाफ सारे आलम में, हिंदुस्तान में माना जा रहा है कि माइनॉरिटी जो हिंदुस्तान की, उनके खिलाफ वो कानून है। जो अदालती एक तरीके की आज़ादी थी, उस पे भी एक स्ट्रेन सा जैसा लगता है। मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा, एक जज ने जो शुमाली मशरिकी दिल्ली के एरियाज़ में रायट्स हुए थे पिछले साल, आप जानते हैं, नाज़रीन भी या जानते हैं। उस जी, जज ने रिमांड किया था पुलिस को और क्योंकि उनकी कार्रवाई ठीक नहीं थी, जिसमें 50 लोग मारे गए, उसमें मेजॉरिटी जो थे, हमारी माइनॉरिटीज़ थी, मुसलमान माइनॉरिटी। भाई थे। तो उनको ट्रांसफ़र किया। तो मतलब जो निगरानी ये मुल्कों पे रखते हैं और वो भी पैरामीटर्स पे जाते हैं, इसमें कोई इमोशनल एंगल नहीं है, इसमें कोई बायस्ड एंगल नहीं है, क्योंकि उनके पास 25 पैरामीटर्स हैं, उस पे वो तोलते हैं पैरामीटर्स में कौन मुल्क कैसे जा रहा है। तो एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आपने माइनॉरिटीज़ को ब्लेम किया कि कोविड-19 उन्होंने फैला हाँ, दिया। इसको भी मेंशन किया। हालाँकि अदालत ने कोई ऐसी बात नहीं की, अदालत ने एक जिसने भी ये अर्ज़ी की थी उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, पहले तो चीन के खिलाफ तो बहुत ही ये एक तरीके के कहा जाता है कि सबसे बड़ी आज़ादी वाला आलम में जो मुल्क है और उसकी शैतानी इन्फ्लुएंस, ये वर्ड इस्तेमाल किया है। उसका शैतानी इन्फ्लुएंस बाकियों पे पड़ रहा है, तो ये 2020 में और ही बढ़ गया है। आपको याद होगा चीन का हम घबरा रहे हैं कि हिंदुस्तान का दर्जा 67 पे पहुंच गया है, 77 पे था। चीन का दर्जा तो 9 पे पहुंचा है और 9 से भी नीचे जा रहा है। मतलब एक तरीके के सारे आलम में चीन जो है उसमें कोई आजादी नहीं।
तो ये बहुत प्रेस फ्रीडम्स के बारे में भी बात की है। एक 3 या 4 मुद्दे जल्दी-जल्दी से कह दूँगा। एक तो जी, है कि हमारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को ये क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए उनकी गवर्नेंस के। वो डिसमिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये एक साजिश नहीं है जैसे कहा जाता है। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे कहा जाता था कि ये करेक्ट, फॉरेन हैंड है, एक साजिश है। ये बिल्कुल नहीं है। ये डॉट्स जो उन्होंने जोड़े हैं, एक कर्व बनाया गया है कि जो शहरियों की जो आज़ादियाँ हैं, खासकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो भी फ्रीडम ऑफ प्रेस, माइनॉरिटीज़ का और जो वल्नरेबल ग्रुप्स का है, उसपे आप बिल्कुल नज़र रखिए। क्योंकि डबल स्टैंडर्ड्स हमारी सरकार मानती है। अगर वर्ल्ड रैंकिंग्स में कहा जाता है यूनिवर्सिटीज़ का, हिंदुस्तान की 25 यूनिवर्सिटी का सिलेबस जो है वो इंक्लूड किया गया है सारे आलम में 100 यूनिवर्सिटीज़ जो सिलेक्ट की गई हैं। हम अपने ऊपर उसपे बहुत ही सेल्फ कांग्रेचुलेट करते हैं। जब वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है 14 स्लॉट्स हम ऊपर गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार के ऊपर पहुंच हुक्मरान गए। और हमारे मंत्री सेल्फ कंग्रेचुलेटरी मूड पे आते हैं। मगर जब भी कभी मुखालफत की जाती है हमारी जमहूरियत पे और ये अथॉरिटेरियन ट्रेंड्स के या मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म के इशारे उन पे मुखालफत की जाती है तो ये बात सरकार डिसमिस हो जाती है। इसमें तो आपने प्रेस फ्रीडम की बात की है माजिद साहब। प्रेस फ्रीडम की जो बात की उसमें मैं चाह रहा था कि उसपे भी आप कमेंट कर दें कि जो कैरावन जो उसकी रिपोर्ट आई है उसके बारे में कि प्रेस फ्रीडम्स के हवाले से जो कि मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी और जिसमें ये तय किया गया था कि जर्नलिस्टों की लेबलिंग की जाएगी, उनको कलर कोड किया जाएगा, मुख्तलिफ कलर्स दिए जाएंगे, ये प्रो है, ये हक में है, ये अगेंस्ट है। तो वो मेरा ख्याल है वो ये फ्रीडम हाउस ने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी अभी। नहीं, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट तो इससे पहले आई ना, मैं अभी जिक्र करने वाला था। और वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा, अखबारों में आई है, नेशनल डेलीज में आई हैं। वो कहते हैं कि एक वहां पे एक पत्रकार शायद थे, उन्होंने कहा है कि जो मुखालफत सरकार की करते हैं उनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए। इसका इस लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, न्यूट्रलाइज का लफ्ज तो यूज किया। ये मतलब एक तरीके से ये वैलिडेशन है। जो फ्रीडम हाउस कहता है वो भी कहता है कि नमनिगार जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनकी फ्रीडम्स पे काफी असर पड़ा है। और इस मौके पे मुझे आज आपके नाजरीन को याद दिलाना चाहता हूँ, आज साहिर लुधियानवी की 100वीं 100th बर्थ एनिवर्सरी। बर्थडे, अच्छा। और आप शायद जानते नहीं होंगे कि आवाज आदम 1949 या 50 में उन्होंने एक नज्म लिखी थी। और हाँ, वो नज्म 70 साल पहले उसने हिंदुस्तान के सामाजिक और मुआशी और सियासी जो जो मुद्दे थे उस वक्त पे काफी क्रिटिक किया था। और उस वक्त एक नज्म भी बोली थी, मैं पूरा पोएम बोलना नहीं चाहता हूँ, कि इसको जरा ठीक तो करिए। और 70 साल के बाद आज का दिन इस वक्त आपके सामने जब मैं बात करता हूँ, साहिर लुधियानवी साहब को एक तरीके के खराज हकीकत का एक मौका मिल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो इसमें इसमें जो अब क्या देख क्या रहे हैं, ये रिपोर्ट आई है उसके ऊपर गवर्नमेंट का रिएक्शन आया है कि जी ठीक है, इतना ज्यादा उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। सो व्हाट इज द रोड अहेड? अब आगे जाके क्या होगा, क्या करेंगे, क्या इस रिपोर्ट का कुछ फायदा होगा या उसी तरह चलता रहेगा जिस तरह के चल रहा है सिलसिला? नहीं, फायदा तो एक तरीके से थोड़ा फायदा तो होगा। क्योंकि देखिए कहाँ तक सरकार इंतखाबात के एक रास्ते से एक इम्पल्सेस क्रिएट करेंगे। कभी न कभी तो जो शहरी हैं, नागरिक हैं, तो वो सवाल उठाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि बिहार में क्या हुआ। इट वाज अ नियर मिस फॉर द सरकार। वहां पे एक नई सरकार बनने वाली थी। अगर कांग्रेस उस वक्त वहां पे थोड़ी और दिलचस्पी दिखाती तो बिहार में आज इस वक्त ऑपोजिशन की सरकार होती। अब 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, तो हमें नजर आएगा कि कैसे कैसे चलना है। मगर जो आइडियोलॉजिकल मोरिंग्स हैं इस सरकार की, हुक्मरानों की, मुझे नहीं लगता है कि
ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो फंडामेंटली बुनियादी तरीके से फ्रीडम हाउस ही नहीं, हमारे जो नमनिगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एकेडेमिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्री थिंकिंग सिविल सोसाइटी है, वो तो आप पढ़िए ना, हिंदुस्तान के अखबार पढ़िए, अंग्रेज़ी डेलीज़ ही पढ़िए, तो कुछ ना कुछ हर रोज़ ले आया जा रहा है कि अपने नाज़रीन के सामने, अपने शहरियों के सामने कि ये हमारे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन एक तो खौफ की फ़िज़ा जो है, एक खौफ की फ़िज़ा मैं देखता हूँ कि हर जगह पे मौजूद है हिमांशु साहब। ये जो आपने बताया ना कि लफ्ज़ न्यूट्रलाइज़ करने का, ये तो बेसिकली एक थ्रेट है ना। और जिस तरह कहा कि जी उन्होंने और ये जो मीटिंग थी इसमें 8-9 मिनिस्टर्स थे और उसमें मुझे हैरानी ये हुई कि उसमें जयशंकर साहब भी थे। तो मतलब ये मुश्किल है। मैं 9 मिनिस्टर्स थे जिसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। कैबिनेट मिनिस्टर हाँ जी। जी, तो जी, इसलिए जी। ये बहुत खतरनाक बात है कि आप लोगों को लेबल कर दें और जर्नलिस्ट के अब ज़ाहिर है जर्नलिस्ट भी एक ह्यूमन बीइंग है। अब वो अगर कलर कोड, फ्राइटेंड हो लेबल गए नहीं, तो क्या कलर कैसे कोड। काम करें? कलर कोड में तो आप जो है वो बिल्कुल गलत कलर कलर में पेंट किए जाएँगे कि जो भी लिबरल मीडिया है, वो सवाल उठाता है, मुखालफत करता है। और अगर जैसे अमेरिका में वो डलेस साहब क्या कहा करते थे, इफ यू आर नॉट विद मी, यू आर नॉट विद, बिल्कुल, खत्म। या तो मेरे साथ हो या तो नहीं हो, कोई बीच में, कोई बाइनरी के बीच में कोई रास्ता है नहीं। अगर आप बिल्कुल। जमहूरियत देखें, वो भी हिंदुस्तान की, बीच में रास्ते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट से जाइए, फिर लेफ्ट पे आइए, फिर सेंटर में आइए, फिर राइट में जाइए और एक्सट्रीम राइट पे जाइए, स्पेक्ट्रम तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम है, तो हर बिल्कुल। एक की अपनी-अपनी राय है। तो मेरे ख्याल में कोई उम्मीद रखना कि जल्द से जल्द रास्ता बदला जाएगा, मुझे लगता नहीं है, मगर आगे प्रोग्राम्स पे इस पे ठीक ठीक है। बातचीत की अच्छा जा अब ज़रा सकती थोड़ा-सा आ जाते हैं है। दूसरा हमारा जो इश्यू है जयशंकर साहब ने विज़िट किया है, उसका ज़रा थोड़ा-सा मुझे बताएँ कि वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? और प्राइम मिनिस्टर ने भी जाना है, तो उसको ज़रा लिंक करके बताएँ कि क्या इम्पोर्टेंस है जी इनकी? देखिए, जयशंकर साहब की जो जो दौरा रहा है बांग्लादेश के लिए, वो तो रूटीन है। वो सारे आलम में, पाकिस्तान में भी जब वज़ीर-ए-आज़म कहीं जाते हैं, उससे पहले वज़ीर ख़ारजा एक या दौरा करते हैं, ताकि सारे जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, कोई सरप्राइज़ ना हो और मुद्दों को एक तरीके से सीमलेस तरीके से बनाया जाए। ये 26 मार्च को जाएँगे और इसके 3 वजह हैं। एक तो है कि मुजीब की 100वीं, मुजीबुर रहमान जो उनके फादर ऑफ द या नेशन माने जाते हैं, 100वीं बिल्कुल, उनकी सालगिरह है और 50वीं एनिवर्सरी है लिबरेशन की बांग्लादेश की और 50वीं सालगिरह है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की। तो एक तरीके से इस पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ जयशंकर साहब के, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत आगे बढ़े हैं। उन्होंने खुद ही इस्तेमाल किए हैं ये केक, हमारे की नेबर हैं, बड़ा वैल्यूड पार्टनर हैं, नॉट ओनली इन साउथ एशिया बट आल्सो इंडो पैसिफिक के जो ज्योग्राफियाई एरिया है, वहाँ में इस पे काफ़ी अहमियत रखते हैं। एंड बांग्लादेश जो है वो एक सेंट्रल इश्यू है हमारी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड पॉलिसी में, क्योंकि जो उन्होंने भी ये ज़िक्र किया था कनेक्टिविटी। अब मैं पूरा वक़्त नहीं है जो ठीक, कनेक्टिविटीज़ ठीक, की ठीक। बात की जाती है, चिटागोंग की और बांग्लादेश से नॉर्थ ईस्ट में 2-3 उनके एरियाज़ हैं। इससे पहले भी जयशंकर से पहले भी इतने सेक्रेटरीज़ वहाँ हो आए हैं। शेख हसीना पे भी उन्होंने कॉल किया है और एक मुद्दा है तीस्ता का, वो अखड़ा हुआ है, मगर मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करता हूँ कि सरकार ने भी और बांग्लादेश की सरकार ने भी एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई है। हाँ, तीस्ते का मसला हम बाद में, क्योंकि ये मसला दोनों के लिए अखड़ा हुआ है। मगर जो तिजारत है, पानी के इश्यूज़ हैं, हमारी कौमी सलामती के इश्यूज़ हैं, बॉर्डर्स हैं, कल्चर है, जो विरासत है, पीपल टू पीपल, एनर्जी, इतने मुद्दे हैं। जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स दोनों साइड की कैसे करेंगे? मतलब संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, अगर मॉडल चाहिए जनूबी एशिया में कैसे कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क कौमी सलामती का हो सब मुल्कों का,
तो इंडिया बांग्लादेश इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। चलें, ये ये तो अच्छी नहीं है बात है। बांग्लादेशी चीनियों के साथ रिश्ते ठीक नहीं रख रहे हैं, वो रिश्ते भी बहुत, मगर जो शेख फाइनेंस पर। हसीना ने पिछले 10 साल से बांग्लादेश में, आपके नाजरीन को हैरत होगी कि बांग्लादेश में जो सोशल वेलफेयर के कुछ पैरामीटर्स और इंडिसेस हैं, हिंदुस्तान से भी आगे हैं। यहाँ वो और पिछले भी अभी रिपोर्ट भी आई आपको थी, याद, सॉरी, एक रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि वो इंडिया से बहुत आगे निकल गए हैं। मैं बता दूंगा, टाइम नहीं है, कितने पैरामीटर्स हैं जिसमें वो हिंदुस्तान से आगे हैं। वही बांग्लादेश जिसे 40 साल पहले बास्केट केस कहा जाता था, हाँ, ये बांग्लादेश कभी बनेगा नहीं। और आप देखिए सारे जनूबी एशिया में बड़ी मेहनत की सोशल है। मेजर्स में हिंदुस्तान से ही नहीं, बाकी मुल्कों से भी बिल्कुल दौड़ से आगे चला है, क्योंकि ठीक है। रास्ता उन्होंने जो संभाला है वो जमहूरियत का रास्ता, और उसने मजहब को जमहूरियत में इंटरफेरेंस करने की कोई उन्होंने इजाजत नहीं थी। तो ठीक। मेरे अच्छा जी, ख्याल अगर हम यही, म्यांमार का भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर दें कि म्यांमार में क्या सिचुएशन है हिमांशु साहब? क्योंकि वहाँ पे भी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुज़ाहरे हो रहे हैं और जिस तरह आपने शुरू में अर्ज़ किया बताया था कि उसमें लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही हैं, तो उसका ज़रा थोड़ा-सा एक बार फिर मुझे बता दें कि क्या सूरत-हाल है? देखिए देखिए ये तो 1 महीने से भी ज़्यादा इसरार साहब ये प्रोटेस्ट म्यांमार में चलते आ रहे हैं, और जो वहाँ की एक तरीके की आर्मी ने ज़ालिमाना जवाब उस उस गलियों की प्रोटेस्ट में दिया, रंगून हो या बाकी 5 ये 6 शहर हों, तो 50 से कहा जाता है 60 लोग, 54 से 60 लोगों की मौत हुई है, हलाक हुए हैं लोग। और अभी तक जब भी ऐसे प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए म्यांमार में इतने सालों से हुए हैं, तो वो प्रोटेस्ट मतलब खत्म हुए हैं थोड़ी देर के बाद। ये पहला मौका है, इसीलिए मैं ख़वातीन का यौम ख़वातीन के लिए आज की बात कर रहा था म्यांमार में, क्योंकि वुमेन आर लीडिंग दिस प्रोटेस्ट। तो मतलब एक हिम्मत दिखा रहे हैं। 2000 लोगों को नजरबंद किया गया है। तातमादौ जो बांग्ला वहाँ की म्यांमार की आर्मी का नाम है, 50 सालों से उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती अब है, क्योंकि उनके जो ज़ालिमाना और जबराना एक बर्ताव प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ, अभी तक हुआ है, वो चलो, किसी तरह की उसको फ़तेह मिल नहीं रही है। ठीक। हाँ, आर्मी चीफ इसलिए आर्मी चीफ बने क्योंकि उन्होंने यूनान के एरियाज़ में जो कोई भी वहाँ इंसर्जेंट्स थे, उनको बिल्कुल खत्म कर दी वो इंसर्जेंसी। उसके बाद आपको याद होगा 2017 में रखाइन प्रोविंस में जहाँ रोहिंग्यास जो बांग्लादेश डायलेक्ट बोलने वाले म्यांमारीज हैं, उनके खिलाफ ही इन्होंने ही कार्रवाई की थी। तो अभी तक वो बिल्कुल मतलब एक ताजपोशी की ही इंतजार में थे, उसी में रहते हैं। मगर अब प्रोटेस्टर्स ने उनको एक तरह की एक खलल दिखाई है। ड्रामेटिक जो एक मोमेंट है, हर मुल्क में एक ड्रामेटिक मोमेंट होती है। म्यांमार के जो सफीर यूनाइटेड नेशंस में हैं, उन्होंने उन्होंने क्या कहा, एक इमोशनल अपील की सारे आलम को कि आप हमारी फौज को बैक मत कीजिए और जमहूरियत को आगे बढ़ाइए। वही नुमाइंदे जो म्यांमार के नुमाइंदे यूनाइटेड नेशंस में हैं। इससे आपकी ज्यादा इंडाइटमेंट क्या हो सकती है? क्या हो खैर सकता उनको पकड़ाया गया है, और ये जो लॉग जैम है, इस पे चीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है उनका, क्योंकि उनके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे, और है? उनको लगता है कि अगर दरवाजे खोलने हैं इंडियन ओशन रीजन में, तो म्यांमार के थ्रू ही वो दरवाजे खुल सकते हैं। जो कुछ भी कनेक्टिविटीज चीन की साउथ एशिया की तरफ समुंदर में इंडियन ओशन रीजन में, वो म्यांमार के थ्रू हैं। तो ठीक उनके है, लिए म्यांमार, वहाँ पे एक नया पोर्ट बनाया जाता है क्योकपो, उसकी रेड रोल कनेक्टिविटी होगी चीन के साथ। मगर ठीक, चीनियों ने इस वक्त इस एजिटेशन में चुप ठीक। रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि एजिटेटर्स हिंदुस्तानी एम्बेसी में नहीं गए, हाँ, एजिटेटर्स चीनी एम्बेसी में गए हैं, वहां प्रोटेस्ट किए हैं बाहर।
ठीक। कि अच्छा, एक तरीके से इशारा देना कि अब चीनी जो हैं वो जो जनरल हैं मिन ऑन्ग ह्लेंग जो म्यांमार के, वो चीन के साथ मिले हुए हैं, हालांकि ठीक। वो अच्छा, इसमें हिमांशु साहब चूंकि टाइम कम है, मैं चाहूंगा कि आखिर में थोड़ा सा ब्रीफली आपका कमेंट ले लूं कि 4 दिन रह गए हैं क्वाड की मीटिंग, जो प्रेसिडेंशियल मीटिंग होने जा रही है। उससे पहले बीजिंग ने दिल्ली को मैसेज भेजा है कि जनाब हम लोग राइवल्स नहीं हैं, लेट्स नॉट अंडरकट ईच अदर, हम एक दूसरे को अंडरकट ना करें। और ये भी सिर्फ किसी आम आदमी ने नहीं कहा, ये फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग जी, जो स्टेट काउंसलर भी हैं, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि जो एनुअल सेशन चल रहा था नेशनल पीपल्स कांग्रेस का, चाइनीज पार्लियामेंट का, उसके साइडलाइंस पे ये बात हुई है। तो ये कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आप इसको? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि जो चीन बात करता है वो बिल्कुल मुखालिफ रहता है जो वो जमीनी तौर पे करता है। इंडिया चाइना जो अब कहते आ रहे हैं कि आप जो बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच रखिए, जो हमारे रिश्ते हैं, और बॉर्डर से इसको डीकपल करें, ठीक है। वो सूरत हाल थी अप्रैल 2020 तक। बॉर्डर में तो कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रही थी, इतने एग्रीमेंट समझौते हुए थे चीन के साथ, आगे नहीं बढ़े। उनकी तरफ से हमारी तरफ से पूरी फ्रीडम थी आगे बढ़ने की, और एंडोर्समेंट थी सरकार की। इस मामले में मैं सरकार की बहुत सहमति करता हूं, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की ग्रैंड स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी रही है। एक तरीके से आपने आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन में बिल्कुल भी मतलब यू डिड नॉट ब्लिंक इवन वंस। दूसरा कि जब आपको मौका मिला तो कैलाश रेंज पे आप ऊपर चोटियों पे आए, और वो चोटियां जो इतनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इशू से, उस पहलू से बहुत ही एक तरीके अहमियत रखते हैं, और चीनियों को पता भी नहीं लगा ये हिंदुस्तानी कैलाश रेंज पे चढ़े कैसे। तो ये भी जानते हैं चीन के हुक्मरान। और तीस सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। देगा मैं reference करना अब चाहता आ हूँ। गए, अच्छा, अब आ मैं ये गए। कह रहा हूँ कि ये क्वाड की वजह से वो कह रहे हैं कोई अंडर प्रेशर आए हैं, या क्वाड की मीटिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है? क्योंकि आपको पता है 4 दिन के बाद मीटिंग होने जा रही है, प्रेसिडेंशियल मीटिंग, तो उसमें फिर क्या होगा? नहीं, देखिए ना, जब किसी मुल्क को आप एक स्ट्रैंगल होल्ड में लाते हैं, बेबस करते हैं, हिंदुस्तान को उनकी तरफ से तो एक बेबस करने की एक चाल थी कि हम घुसेंगे, हिंदुस्तान कुछ कर नहीं पाएगा, और फिर हम एक तरीके से सारे आलम में कह सकते हैं कि चाइना हैज अराइव्ड। अब ठीक। अमेरिका कुछ करा या ना करा, यूरोप ने कुछ किया या ना किया, हिंदुस्तान ने सारे आलम को दिखाया है। दिखाया कैसे है? जमीनी हकीकत को बदलने में हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली जो है, बहुत ही सक्सेसफुल रही है। और ठीक। चीन को भागना पड़ा। मैंने पिछले एक प्रोग्राम में आपको मालूम होगा, ये हमारी फौज तो बिल्कुल हैरान रही कि ये भागते कितनी जल्दी में है, इतने ठीक। घबराए हुए हैं। अब ये कहना कि अब वो हमारे साथ दोस्ती करेंगे, उनको पता है कि So we मुआशी should not read too much into it. We should बिल्कुल not read. नहीं। ये मैं इसलिए नहीं ये कह रहा हूं कि अच्छा, जहां उनका एरिया था जो उनको एक खतरा पैदा करता था, वो था पैंगोंग त्सो। हाँ, उसकी झील में शुमाली और जनूबी जो एरियाज हैं उन्होंने क्लियर करवा दिए। हाँ, ये कोई शक नहीं है कि 3 पे बैठे थे, 3 से वो वापस फिगर 8 चलें, पे गए। इस पे हम मजीद बात करेंगे किसी वक्त, लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है, माशी साहब, मैं ये चाहूंगा कि इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीक भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, कि उस तक क्वाड की मीटिंग भी हो चुकी होगी, तो हम देखेंगे इसके ऊपर क्या होता है। वंस अगेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मैं सिर्फ एक नाजरीन, आपने क्वाड पे हम बात करेंगे, मगर ये कहना कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस में हिंदुस्तान ना 47 में गया और ना ठीक। वो 2021 में जाएगा। ये ठीक। जयशंकर साहब ने बिल्कुल ठीक तरह से सारे आलम को बताया है। चलें। मगर जो कोई भी स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो कौमी निफाद हैं, उनको आगे उनको करने की बिल्कुल जरूरत ठीक। है, हम जरूर चलें, बात थैंक यू वेरी करेंगे। मच मेरे माशी साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत